हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से भी जानते हैं एवं इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहते हैं, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया है और हमने पार्ट 2 देख लिया है। आज हमें पार्ट 3 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। ये ABEO पेपर 1 और पेपर 2 का हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है, जिसके बारे में कुछ जानकारी है। तो पेपर 2 तो पहले से ही चल रहा था, जैसे कि सभी सेशन में मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी अभी पेपर 1 भी स्टार्ट किया गया है। अभी ज़्यादा लेक्चर्स हुए नहीं हैं, इसमें कुछ ही लेक्चर हुए हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में भी मोबाइल ऐप की लिंक जो है पिंड है, तो वहाँ से भी आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी जा कर के आपके मन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे चैट सेक्शन है, तो वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं आपकी जो भी परेशानी, जो भी समस्या एवं जो भी प्रश्न है इस कोर्स से संबंधित। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, तो तभी इस वीडियो को देखिए, पार्ट 3 को। अदरवाइज़ पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में इसे देखना, क्योंकि ये पूरा लिंक्ड सेशन है, एक दूसरे के बाद में ही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसी वजह से तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यदि आपने नहीं देखा है तो ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद में आप पार्ट 3 देखिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। 5th पॉइंट, हमने 4th पॉइंट तक देख लिया था। 5th पॉइंट क्या है हमारा? बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। इसके संबंध में क्या बताया गया है? तो एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि मातृभाषा की बात की गई है नई शिक्षा नीति ने। क्या बताया है कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमान्यता ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है। एग्जाम में आता है क्या नई शिक्षा नीति ने, या फिर हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मातृभाषा की बात की है? तो हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है नई शिक्षा नीति के संबंध में। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखना, मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा की बात इस नई शिक्षा नीति ने कही है। किस कक्षा तक कही है? तो 5वीं कक्षा तक कही है। लेकिन अधिमान्यता यानी कि उसके आगे 8वीं तक भी हो सकता है और उसके आगे भी हो सकता है। लेकिन यदि हम देखें तो पहले क्या बोले, 5 तक, फिर बढ़ा करके 8 भी कर देंगे, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो और भी ज़्यादा हम बढ़ा देंगे, इस शिक्षा नीति ने कहा है। क्लियर है? क्या बोला गया? द पॉलिसी हैज़ एम्फसाइज्ड मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, regional language as the medium of instruction at least till grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, at least कम से कम 5 तक तो रहे। फिर उसके बाद में प्रेफरेबली, यानी हम प्रेफर करें तो ठीक है, कक्षा 8 तक तो है, या फिर हम आगे भी बढ़ा देंगे, लेकिन कम से कम 5वीं तक तो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा तो देनी है। क्यों? क्योंकि जिससे बच्चे पढ़ें, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट से जब बच्चे निकल के आते तो वहाँ पे वो अपनी भाषा बोल रहे होते, मातृभाषा बोल रहे होते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ते इसलिए नहीं है कि वहाँ पे हम जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि मदर टंग को प्रमोट करने की बात की गई। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोले? कन्वीनियंस ऑफ ऑप्शनल लैंग्वेज, वैकल्पिक भाषा की भी सुविधा है।
किसकी सुविधा है? वैकल्पिक भाषा की भी सुविधा है। ये सब जो पॉइंट्स है ना, बिल्कुल एकदम आप लोगों को याद करते हुए चलना है। जैसे कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल उसको हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, वैकल्पिक भाषा है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा कहाँ तक? 5वीं तक, फिर उसके बाद 8वीं तक और उसके आगे भी। इस तरीके से पॉइंट पॉइंट करके यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको भी लिखें, लेकिन साथ में याद। क्यों? क्योंकि अक्सर हमेशा देखिए एग्ज़ाम में हमारे साथ जाता क्या है, साथ में क्या जाता है? हमारे नोट्स जाते हैं क्या? नहीं जाता है। क्या हमारी बुक्स जाते हैं? वो भी नहीं जाता है। क्या मोटी मोटी पुस्तकें, मतलब इतना हमने पढ़ा, हमने ना अपने मोबाइल में इतना चीज़ सेव कर लिया, हमने ना इतनी स्क्रीनशॉट रखी, क्या ये सब हमारे साथ में एग्ज़ाम में जाता है? कुछ भी नहीं जाता। तो फिर क्या जाता है? हमारा ब्रेन। क्या जाता है? हमारा दिमाग जाता है। जो जितनी चीज़ें हम अपने दिमाग में स्टोर करेंगे ना, वो हमारे साथ में जाएगी। तो दिमाग में स्टोर करने के लिए आपको करना क्या है? आपको केवल और केवल मेहनत करनी है। क्या करना है? मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अभी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपके लिए क्या ला रहे हैं? बुक लेकर के आ रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ इसका जब कंटेंट अवेलेबल नहीं तो हम आपके लिए मेहनत करें, तो बस आप लोग अच्छे से बस आप लोग पढ़िए, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको, जैसा कि मैं बता रही हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। क्या बताया गया? वैकल्पिक भाषा की सुविधा। अब जब वैकल्पिक भाषा की सुविधा बोली गई है, यानी कि ऑप्शनल लैंग्वेज की बात की गई है, तो क्या बताया गया है कि संस्कृत होगी। क्या होगी? वैकल्पिक भाषा संस्कृत, टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ध्यान देना, क्या बताया गया कि छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत की पेशकश की जाएगी, यानी कि संस्कृत भाषा बताया गया है वैकल्पिक भाषा के रूप में, जिसमें त्रिभाषा सूत्र भी शामिल है। क्या ये एक्सक्लूडेड है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से? नहीं, तो इंक्लूडेड है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, यानी कि त्रिभाषा सूत्र भी शामिल है इसमें। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बताया जा रहा है? अदर क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो टू बी अवेलेबल एज ऑप्शन। संस्कृत तो रहेगा, लेकिन साथ में क्लासिकल लैंग्वेज या फिर अदर लिटरेचर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो टू बी अवेलेबल एज एन ऑप्शन। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड। जबरदस्ती किसी पे थोपना नहीं कि नहीं तुम ना बिल्कुल इसी में तुमको पढ़ना है, उसके अलावा ना तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। जब विकल्प की बात आती है, जब विकल्प ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तो बस वही है। क्योंकि भारत की अन्य शास्त्रीय भाषा और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, ठीक है? ये विकल्प है। संस्कृत पढ़ना विकल्प है, शास्त्रीय भाषा पढ़ना विकल्प है, साहित्य विकल्प है, विकल्प के रूप में रहेंगे। लेकिन कोई भी भाषा इम्पोज नहीं करना है, कोई भी भाषा को किसी भी बच्चों पे थोपना नहीं है, ठीक है? फिर क्या बता रहे? छात्रों को भारत की भाषाएं पर एक मज़ेदार परियोजना गतिविधि में भाग लेने के लिए कभी कभी ग्रेड 6 से लेकर के 8, यानी कि कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं में, जैसा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत क्या बोला गया है? स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया समटाइम इन ग्रेड 6 to 8 सच एज अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत में क्या बताया गया है कि छात्रों को जो है भारत की भाषाएं पर एक जो परियोजना या फिर गतिविधि या फिर कार्यक्रम रखा जाएगा कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, आपको कितनी लैंग्वेज आती है। अभी जल जीवन मिशन पर अभी एक कार्यक्रम हो रहा है, हो सकता है आप लोगों सबके पास में गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आए हैं, तो बस वैसा ही कार्यक्रम रखा जाता है। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। तो उन सभी जो ये कार्यक्रम होंगे किसके तहत में? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत में। तो वो किसके लिए हैं? याद, यहाँ से एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाती है, तो हमने बड़ा अच्छे से पढ़ लिया। अच्छा, वो कार्यक्रम होंगे ना, ठीक है, देख लेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत होंगे। एग्जामिनर को पता है क्वेश्चन कहाँ से बनाना है कि ये लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज कंपटीशन या फिर लैंग्वेज एक्टिविटी, लैंग्वेज जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है? फ्रॉम 6 to 8, फ्रॉम 6 to 8 यानी कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए क्या है? तो भारत की भाषाओं की गतिविधि या फिर परियोजना या फिर कार्यक्रम जो रखे जाएंगे इनके लिए रहेंगे, ठीक है? और
एक और बात यहाँ से ये निकल के आती है कि ये जो भारत की भाषा, ये जो परियोजना गतिविधि है, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत है, किस कार्यक्रम के तहत में, किसके अंतर्गत ये हो रहा है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत में हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या है, several foreign language will also be offered at the secondary level। माध्यमिक स्तर पर क्या बोला गया, माध्यमिक स्तर पर कई विदेशी भाषाओं की भी पेशकश की जाएगी। Several foreign language will also be offered at the secondary level। एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं यहाँ से, MCQ कैसे बन सकता है कि फॉरेन लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन है वो किस लेवल में हो रहा है, किस स्तर पर विदेशी भाषा को बताया गया है। तो विदेशी भाषा को कहाँ पे बताया गया, किस स्तर पर, तो विदेशी भाषा की पेशकश माध्यमिक स्तर पर की जाएगी। कहाँ पे, सेकेंडरी लेवल में बोला गया है क्या, फॉरेन लैंग्वेज विल ऑल्सो बी ऑफर्ड। यहाँ पे जो मैं आपको ये पॉइंट्स जरूर है, लेकिन जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें MCQ के फॉर्म में कैसे, क्यों, क्योंकि मैंने, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि जो मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ कि एग्जामिनर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। हमको बस क्या करना है, हम कुछ भी पढ़े ना, हमको बस ये देखना है उसकी रेलेवेंस को देखिए, क्या ये मैंने ये टॉपिक किया है, क्या इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन अपने से बना रहे हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति कुछ पूछे ना पूछे, हमको तो पता है इतनी चीज़ें, हमको तो मतलब डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो हमारी कवर है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है। अब सामने आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, ठीक है, पढ़ने का तरीका। आगे आते हैं हम, भारतीय सांकेतिक भाषा। भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और श्रवण बाधित छात्रों द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज across the country and national and state curriculum materials developed for use by students with hearing impairments। यानी कि जो क्या श्रवण बाधित जो छात्र हैं उनके लिए क्या बोला गया है, तो उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज की बात की गई। क्यों, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा है तो साइन लैंग्वेज से बात करें, तो उनके लिए भी ये बात इस नीति ने कही है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आता है, पांचवा पॉइंट हमने देख लिया जहाँ पे भाषाओं की बात की है। भाषा हो गया, हमने देख लिया। अब आ जाइए असेसमेंट रिफॉर्म्स कैसे किए जाएंगे, किस तरीके से आकलन करना है, किस तरीके से मूल्यांकन में सुधार लाना है, इसके विषय में इस नीति ने क्या बताया है। तो योगात्मक मूल्यांकन से नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन में बदलाव जो अधिक योग्यता आधारित है, किसमें कि योगात्मक मूल्यांकन से नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन से नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन में बदलाव जो अधिक योग्यता आधारित है। क्या आधारित है, योग्यता आधारित है, सीखने और विकास को बढ़ावा देता है और विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे कि उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करता है। क्या क्या बताया गया है, शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मतलब समझते हैं क्या होता है कि एक बार एग्ज़ाम ले लिए और बस हो गया फाइनल, बस बच्चों को बस दे दो, हो गया कि कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, फाइनल हो गया, बस ऐसा मूल्यांकन नहीं बोल रहे हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रेगुलर और फॉर्मेटिव असेसमेंट होने, यानी कि नियमित रूप से कि बच्चों को समझ में आया क्या, ठीक है समझ में आ गया, बच्चों में कहाँ पे उनको कहाँ पे कमी आ रही है, क्यों वो वीक है, या फिर कहाँ पे उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उसका जब मूल्यांकन किया जाएगा, नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, और वो मूल्यांकन नियमित एवं क्या होना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए कि उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट क्वालिटीज़ को देखा जाए। अच्छा, बच्चों की ये क्षमताएं हैं, किस तरीके से हम इसे और निखार सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को और चीज़ सिखा सकते हैं, किस तरीके से हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें निर्देश दे सकते हैं। तो ये होता है नियमित एवं रचनात्मक मूल्यांकन, रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, बजाय उसके कि समेटिव असेसमेंट कर दो कि अच्छा ये पूरे साल भर का लास्ट में दे देंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट, बस बात खत्म हो गया, बच्चा आया नहीं आया देख कि उसको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, एग्जाम हो गया, बस वो होता है समेटिव असेसमेंट। यानी कि उस असेसमेंट से आप आगे बढ़िए, और वो आगे बढ़ करके अब आप कहाँ जा रहे हो, आप नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन में आप बढ़िए।
यानी कि ये तो ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन तो कर रहे हो, पूरा युग निकाल करके कर दिए, लेकिन ये इसमें आपको क्या बदलाव किया गया। ये शिक्षा नीति ने क्या बोला है, ये शिक्षा नीति ने नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन की बात की है, ठीक है। विच इज़ मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है, बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है, उसमें योग्यता कितनी है, उसमें योग्यता कितनी है, योग्यता आधारित होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है और क्या होगा, विच इज़ मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जब योग्यता आधारित हो गया तो वो क्या होता है, सीखने और विकास को बढ़ावा देगा। बच्चा कितनी क्वालिटी है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कॉम्पिटेंसी है, बच्चे को क्या समझ में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको बहुत देर से समझ में आता है। तो सबके अकॉर्डिंग कि किसको क्या समझ में आ रहा है, जब नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया, रचनात्मक मूल्यांकन किया गया, तो सभी के बारे में जान लिया गया। फिर क्या किया जाएगा, फिर किया जाता है, इससे होगा क्या, तो सीखने और विकास को बढ़ावा मिलेगा कि बच्चा सीख रहा है, किस तरीके से वो विकसित हो सकता है, उसको बढ़ावा मिला। फिर विश्लेषण, यानी कि टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स, टेस्ट हायर ऑर्डर से विश्लेषण क्या है, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता, जैसे कि उच्च क्रम कौशल का परीक्षण, यानी कि टेस्ट क्या करना है, हाई ऑर्डर स्किल, यानी कि बच्चों में कितना कौशल है, उच्च क्रम कौशल, सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। क्या कि एनालिटिकल है बच्चा, क्या उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या वो सोच पाता है, क्या उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी डेवलप हो रही है। जब ये कैसे हो सकता है, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जब मूल्यांकन कैसा किया गया हो, जब मूल्यांकन योग्यता आधारित हो, जब मूल्यांकन रचनात्मक एवं नियमित मूल्यांकन हो, बजाय इसके कि वो योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि साल भर बस पढ़ लिए, देखा नहीं गया, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ना बच्चों को ये बोला गया कि तुम क्यों नहीं आते हो, ना उनसे पूछा गया कि बच्चों तुमको समझ में क्यों नहीं आया। इसके बजाय डायरेक्टली लास्ट में ठीक है एग्जाम ले लिए, जितना आया परसेंट दे दिए, हो गया, ये पकड़ लो तुम्हारा ये प्रोग्रेस कार्ड है, हो गया, बस पास है तो पास, फेल है तो फेल। तो ये नहीं करना है। तो ये शिक्षा नीति ने क्या कहा है, एक एक स्तर पर एक एक चीज को यानी कि नियमित रूप से मूल्यांकन करते रहना है। होगा क्या कि बच्चों में क्या होगा, बच्चों में जैसे कि विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता जगेगी। महत्वपूर्ण सोच मतलब कि यदि हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें कि आलोचनात्मक सोच जो होती है, कि आलोचनात्मक सोच कैसे होती है कि किसी की आलोचना बस नहीं करना है कि केवल आलोचना कर, यानी कि आप साइंटिफिकली सोच पा रहे हो, यानी कि आप सही गलत में भेद कर पा रहे हो, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ सही है तो सही है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, क्रिटिकल की जब बात आती है वहाँ पे सकारात्मक विचार भी आते हैं एवं नकारात्मक विचार भी आते हैं। विचार मतलब कि कोई भी पहलू है, किसी भी चीज़ को यदि बच्चा देख रहा है तो वो उसके दोनों एस्पेक्ट को देखा। लेट्स से यदि हम बात करें कि इंटरनेट है तो इंटरनेट का केवल वो ये ना गिरा दे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, इंटरनेट के दुष्प्रभाव भी होते हैं। ये होती है आलोचनात्मक सोच, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पे आप एक सकारात्मक भी रखेंगे अपने आप में सोच और नकारात्मक पहलुओं पर भी विचार करके उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे आप, उसके बाद में कंक्लूजन की करना क्या है। तो ये सब सोच विकसित होगी जब नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन होगा और रचनात्मक मूल्यांकन होगा। तो ये बात नई शिक्षा नीति ने बताई है। क्लियर है आप लोगों को, एक एक पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, अब आगे बोला जा रहा है रिवैम्पिंग बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि बोर्ड परीक्षा में सुधार लाना है। कैसा सुधार लाना है, आइए देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स for grade 10 and 12 will be continued but redesigned with holistic development as the aim। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अफवाह क्या उड़ती थी कि 10वीं का बोर्ड हट गया बार। क्यों, क्योंकि 5वीं 8वीं में तो नई शिक्षा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसने तो हटाया है कि 5वीं 8वीं का बोर्ड है नहीं। लेकिन क्यों, क्योंकि रोकना नहीं है बच्चों को। कुल मिलाकर के वो क्या बोले, शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ा है ना, तो उसमें बोले कि बच्चों को रोकना नहीं है तो प्रमोट करते जाओ। लेकिन जब 2019 में जहाँ पे वो संशोधन लेकर के आए तो वो बोले कि राज्यों को हम शक्ति देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। ये सब बातें आपको क्लियर मतलब कि पूरा लिंक करना है आप लोगों को। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ये नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि क्या पढ़ा, अरे यार याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा है हमने। ऐसा नहीं करना है हमको। मैंने क्या बताया, साथ में जाएगा क्या, हमारा दिमाग जाएगा, कितनी चीज़ें यहाँ पे सेव हैं,
कितनी चीज़ें, ये नहीं कि हमारे मोबाइल में कितने स्क्रीनशॉट्स हैं, वो नहीं जाने वाला हमारे साथ। ये नहीं जाएगा कि कितनी कितनी कॉपियाँ हमने भर दी हैं, कितने पेन हमने ख़त्म कर दिए हैं, ये सब नहीं जाएगा। क्या जाएगा? हमारा दिमाग जाएगा। जब दिमाग जाएगा तो स्टोर कहाँ करना है? स्टोरेज यहाँ पे दिमाग में करना है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है। यहाँ पे मैंने शिक्षा का अधिकार, उस क्रम में अफवाह उड़ती थी 10वीं का बोर्ड हट गया, 12वीं का बोर्ड हट गया। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम 10वीं और 12वीं में बोर्ड रखेंगे, यानी कि 10वीं 12वीं का बोर्ड जो है कंटिन्यू रहेगा। हम कर क्या रहे हैं? हम क्या बदलाव लाए? तो हमें क्या कर रहे हैं? हम रीडिज़ाइन कर देंगे उस बोर्ड एग्जाम को, हम रीडिज़ाइन करेंगे। कैसे कर रहे हो रीडिज़ाइन? विथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। हमारा फिर लक्ष्य क्या होगा? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? समग्र विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा एम है। ये नहीं कि बच्चा केवल पास हो जाए बस, हो गया कि मैं तो 10वीं मेरा निकल गया, 12वीं, यानी कि बच्चों में तभी तो बोला गया ना, अभी जस्ट हमने क्या देखा कि उनका नियमित मूल्यांकन करना है, उनका रचनात्मक रूप से मूल्यांकन। जब ये चीज़ें आती तब जाकर के बच्चों में समग्र विकास हमारा उद्देश्य रहेगा। ये बात इन्होंने बताई है। क्या बताई है? कि 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी, लेकिन उद्देश्य के रूप में समग्र विकास के साथ फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? समग्र विकास। तो उसे हम क्या करें? डिज़ाइन कर रहे हैं दोबारा। ठीक है, ये क्या है? ये टाइम लाइन है। टाइम लाइन मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया है, कब तक हमको क्या करना है, कब तक हमको क्या कर लेना है, ये इन्होंने बता दिया है। क्या बताया? आइए देखते हैं हम लोग टाइम लाइन के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं ये, कि क्लास 9 के लिए 2021 यानी कि 2021-22 में हम क्या करेंगे? इनिशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड 9 मंथ प्रिपरेटरी मॉड्यूल फॉर क्लास 1 स्टूडेंट, ये फेस 1 में। यानी कि पहला चरण हमारा क्या है? तो पहला चरण इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कैरिकुलम एंड असेसमेंट। ये किसके लिए? कि ओवरऑल यदि हम बात करें, अभी जस्ट हमने क्या देखा कि 12वीं के 10वीं 12वीं को हम रिवैम्प कर रहे हैं, यानी कि रीडिज़ाइन कर रहे हैं। अब जब ये रीडिज़ाइन करने की बात करें, यानी कि कुछ चेंज ला रहे हैं, वो क्या चेंज ला रहे हैं? तो क्या लिखा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कैरिकुलम एंड असेसमेंट, यानी कि नया पाठ्यक्रम, नया मूल्यांकन का तरीका, नया मूल्यांकन का तरीका। तो क्या बता रहे हैं? ये पूरा क्लासेस दिया गया है। ठीक है, तो क्लास 9, 10, 11, 12, यानी कि ओवरऑल यदि न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न फॉर क्लास 12 कब लाएंगे? जब न्यू पैटर्न कब लाएंगे? तो बोल रहे हैं कि हम 2024-25 में लाएंगे। 2024-25 अभी बोले ना कि हम बोर्ड एग्जाम को नया कर देंगे, बोर्ड एग्जाम को नया कर देंगे, रीडिज़ाइन कर रहे हैं हम, डिज़ाइन इसकी नए तरीके से कर रहे हैं हम, जहाँ पे उद्देश्य हमारा समग्र विकास है। तो लक्ष्य कब तक का रखें कि ऐसा कब करेंगे? तो 2024-25 में करेंगे। कब करेंगे? 2024-25। क्लियर है आप लोगों को? 12वीं क्या लिखा है? न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न, तो 2024-25। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि 10वीं के लिए नया बोर्ड एग्जाम कब लाएंगे? तो नया बोर्ड एग्जाम का पैटर्न 2022-23 में ला देंगे। 10वीं के लिए नया पैटर्न ला देंगे। समझ में आ रहा है? नया पैटर्न तब लाएंगे। कब ला रहे हैं? कि 10वीं में नया पैटर्न 2022-23 में लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल एंड आंगनबाड़ीज। क्या कर रहे हैं? पहले इनिशिएटिंग अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या बता रहे हैं? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए बोलते हैं ये, कि इनिशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड 3 मंथ्स प्रिपरेटरी मॉड्यूल फॉर क्लास 1 स्टूडेंट। क्लास 1 स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो क्लास 1 स्टूडेंट के लिए हम 3 महीने का प्रिपरेटरी मॉड्यूल रखने वाले हैं। यानी कि अब बच्चा, जैसे कि लेट्स से हम मान करके चलते हैं कि अब बच्चों को अब क्लास 1 में जाना है, ठीक है, क्लास 1 में एडमिशन लेना है, तो उनको पहले से ही सिखा दिया जाएगा 3 महीने कि अच्छा अब आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही। फिर क्या है? एक्सपेंशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी, थ्रू प्राइमरी स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी। यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जाता है, जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात आती है तो इसमें हमने क्या देखा है? इसमें 6 साल की एजुकेशन आती है, 1986 की शिक्षा नीति ने बताया है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? तो 3 साल की तो आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी, ये सब आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में और शिक्षा क्या आती है कि बच्चों को और क्या कर देना है? तो बच्चों को पूरी तरीके से उनको
अब क्लास में जाना है तो पहले तो आंगनवाड़ी में सिखा दो, आंगनवाड़ी हो गया, या फिर जैसे बोलते हैं ना PP1 PP2 नर्सरी, ये सब में बिल्कुल सिखा देना है। तो बस वही चीज़ बोला गया है कि बच्चों को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो उनको पहले से, क्यों, क्योंकि इनका पैटर्न क्या है, तो 5+3+3+4 है। और इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने फाउंडेशनल ईयर बोला है, यानी कि यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन पढ़ रहा है, यानी कि बच्चे यहाँ पे सब कुछ सीख रहे हैं, यानी कि यहीं पे उनके दिमाग जो उनका जो दिमाग है यहीं पे विकसित होता है। तो उनको क्या करना है, पूरी तरीके से हमको क्या करना है, पूरा प्रिपरेटरी स्टेज है ये, पूरा एक्सपैंड करते हुए चलना है, ये वाली बात बताई गई। लेकिन यदि आपको पूरा कुल मिलाकर के यदि आपको याद रखना है तो वो आप क्या याद रखोगे, पहली बात तो बोर्ड एग्जाम के बारे में याद रखोगे। तो 12वीं के लिए नया पैटर्न कब लाएंगे, तो 24-25 में लाएंगे। 10वीं के लिए कब लाएंगे, तो 22-23 में लाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें, अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसका क्या नाम है, परख नाम है। परख मतलब प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी कि क्या है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। परख नाम से पता चल रहा है ना। अब एग्जाम में आपको पता है किस तरीके से, यदि यहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि परख का फुल फॉर्म बताओ। पहली बात तो परख का क्या बताना है, तो फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये तो परख का फुल फॉर्म है, प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। यह क्या है, फिर पूछा जाएगा यह क्या है, तो यह एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है। इट इज़ अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। यह एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। मूल्यांकन केंद्र है, जो कि जब मूल्यांकन केंद्र है तो क्या करेगा, बिल्कुल मानक को सेट करेगा, यानी कि मानक सेटिंग निकाय है, यानी कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ये। क्लियर है, केवल और केवल बस इतना लिखा है, इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, 7th पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट तक हमने देखा, 7th में आ जाइए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान और समावेशी शिक्षा के संबंध में इस शिक्षा नीति ने क्या बोला है कि पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। ensuring complete coverage to whom, तो NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth और बैकग्राउंड, यानी कि जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी बच्चा इस परिस्थितियों के कारण जो है कोई भी बच्चा छूटने ना पाए कि मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, ऐसा मेरा बैकग्राउंड रहा है, ऐसा इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या बताया गया, NEP 2020 का उद्देश्य यह है, यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि के परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर ना खोए, यानी कि केवल ये बोल करके कि हमारा हम यहाँ से हम वहाँ से जन्म के आधार पर, या फिर मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, और केवल ये बोल करके इन कारणों से यदि कोई बच्चा छूट रहा है तो यह इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि सभी का कवरेज होना, पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप विच इंक्लूड जेंडर, सोशियो कल्चरल एंड जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज एंड डिसेबिलिटीज, सामाजिक और आर्थिक रूप से वांछित समूह पर विशेष जोर, जिसमें लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और निःशक्तता शामिल है। यदि हम बात करें कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वांछित समूह। जब सामाजिक और आर्थिक रूप से वांछित समूह, चाहे लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और निःशक्तता इसमें शामिल है, यानी कि लिंग हो सकते हैं, यानी कि जेंडर बेस्ड ये
हो सकते हैं, या फिर सोशियो कल्चरल कोई सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, या फिर जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, या फिर किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ इसके अंतर्गत शामिल है, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की यदि हम बात करें तो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आता है कि सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स एंड ग्रुप्स। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए लैंगिक समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना। याद रखना, इसने क्या बोला है, जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूशन फंड, लैंगिक समावेशन कोष और स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर होम फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स, यानी ठीक है किसके लिए, विशेष शिक्षा क्षेत्रों के लिए। क्या है, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए क्या बोल रहे, विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की बात करी गई है इस नई शिक्षा नीति ने। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फॉर एंड ऑल्सो व्हाट, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स। यहाँ पे ये थोड़ा ये गलत है, क्या गलत है कि लैंगिक समावेशन कोष और वांछित क्षेत्र और समूहों के लिए, ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, वांछित क्षेत्र और समूहों के लिए ये यहाँ से कट होगा और यहाँ पे आएगा उनके लिए क्या है, विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इधर पे, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे सही है। ये यहाँ पे ये लाइन कैसी, अगेन मैं बता देती हूँ कि लैंगिक समावेशन कोष और वंचित क्षेत्र और समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना की बात इस नई शिक्षा नीति ने कही है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्या है, अनेबलिंग डिसेबल्स, दिव्यांगों को सक्षम बनाना। तो दिव्यांगों को सक्षम बनाने की बात इसने कही है कि दिव्यांग बच्चों को बुनियादी स्तर से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। यानी कि क्योंकि याद करो, यदि हम बात करें कि इसने क्या बोला कि समग्र, यानी कि हम सबको सम्मिलित करेंगे, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। इंक्लूसिव कब होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन तब होगा जब सभी को आप सम्मिलित करोगे, चाहे वो सामाजिक रूप से, सामाजिक या आर्थिक रूप से, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो, चाहे वो दिव्यांग हो, सभी को लाया जा रहा है। समावेशी शिक्षा तब जा कर के सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए इन्होंने क्या बताया, और लैंगिक रूप से इसीलिए उन्होंने लैंगिक समावेशन कोष की भी बात कर दी, जेंडर इंक्लूजन फंड की भी बात कर दी है, साथ में स्पेशल लर्निंग जोन बनाने की बात की गई है। बस ये क्यों बोला जाए, जिससे शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा जो है समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो डिसेबल्स को भी अनेबल किया जाएगा। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विल बी अनेबल टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन, यानी कि कहाँ से, बुनियादी स्तर से उच्च शिक्षा तक भी दिव्यांगों के लिए प्रावधान है। और यही शिक्षा, जब हमने राइट टू एजुकेशन पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ा है, तो उसमें भी यही बात को बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, इट विल बी डन विद सपोर्ट ऑफ एजुकेटर विद क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग, रिसोर्स सेंटर्स, एकोमोडेशन, असिस्टिव डिवाइसेस, appropriate technology based tools and other support mechanism tailored to suit their needs। यह क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण संसाधन केंद्रों, आवास, सहायक उपकरणों, उपयुक्त प्रौद्योगिक आधारित उपकरणों और उनकी आवश्यकता के अनुरूप अन्य सहायता तंत्र वाले शिक्षकों के समर्थन से किया जाएगा। क्या बोला गया, बुनियादी स्तर से उच्च शिक्षा। तो इनको, दिव्यांगों को किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण, यानी कि प्रशिक्षित कर दो इनको, संसाधन केंद्र होना चाहिए। ठीक है, फिर आवास की सुविधा दे दो, सहायक उपकरण, जो भी उपकरण चाहिए उसको प्रोवाइड कर दो, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और उनकी आवश्यकता के अनुरूप अन्य सहायता तंत्र वाले शिक्षकों के समर्थन से यह संभव हो पाएगा कि दिव्यांगों को भी बुनियादी स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। फिर इन्होंने बताया बाल भवन। बाल भवन क्या होता है, तो एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट will be encouraged to establish बाल भवन as a special day time boarding school। एग्जाम में आता है बाल भवन क्या है, तो बाल भवन जो है स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल है टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। क्या है ये,
कला से संबंधित, करियर से संबंधित और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य जिले को एक विशेष दिन के बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई आयोजन करना है, कोई भी कार्यक्रम है, आर्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि हम मान के चलते पेंटिंग हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, फिर उसके बाद स्केचिंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उसका आयोजन करना है, कहाँ करें, तो उसके लिए बोले जिला राज्य क्या करें, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप ऐसा करो, आप ना अपने यहाँ बाल भवन खोल लो। जब बाल भवन खोल लोगे तो हमको कोई भी चीज़ करना होगा ना, जैसे कि कला से संबंधित कोई भी गतिविधियाँ, कोई भी कार्यक्रम है, या फिर करियर से संबंधित कोई भी गाइडलाइन करनी है किसी को, मतलब कि कोई लेक्चर से डिलीवर करने, कुछ बताना है बच्चों को करियर से रिलेटेड, या फिर खेल से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, कुछ भी चीज़ें, जैसे कि इंडोर गेमिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें हो जो है, तो उसके लिए क्या करना है कि प्रत्येक राज्य जिले क्या करें, अपने यहाँ बाल भवन खोल लें। तो वो बाल भवन क्या होगा, तो बाल भवन कुछ नहीं है, ये डे टाइम का बोर्डिंग स्कूल है। डे टाइम मतलब दिन में रह करके वहाँ पे कार्यक्रम हम संपन्न कर सकते हैं, दिन में रह करके वहाँ पे। क्यों, क्योंकि जैसे कि कला, करियर, खेल, ये सब से संबंधित जो कोई भी गतिविधियाँ होंगी, अब कहाँ करें, अब दूसरों का स्कूल जा कर के लें, इससे अच्छा खुद का अपना हो, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, बाल भवन होना चाहिए। जा करके हम वहाँ पे अपनी एक्टिविटी कर लेंगे, बच्चों को वहाँ बुला लेंगे कि आ जाइए बाल भवन में, बाल भवन में हो रहा है ये कार्यक्रम, वहाँ पर आप सम्मिलित हो जाइए। ये बात बताई जा रही, क्लियर है आप लोगों को। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है कि फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र। निःशुल्क स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। क्या है, निःशुल्क स्कूल के, निःशुल्क फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र। फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री कैसे हो सकता है, अब आप ये बताइए। निःशुल्क स्कूल के बुनियादी ढांचे, इसका मतलब यानी कि वो सरकारी है। हमने शिक्षण का अधिकार देखा है ना, हमने 4 कैटेगरी के स्कूल पढ़े हैं ना, ठीक है। 4 कैटेगरी के स्कूल जब हमने पढ़े हैं तो उसमें तो पहला कैटेगरी क्या था, जो सरकार के द्वारा क्या है, सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित है, यानी कि उसके नियंत्रणाधीन है और उन्हीं का स्वामित्वाधीन है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा निर्मित है। इसका मतलब हम कुल मिलाकर के ये बोल सकते हैं क्या, यदि हम इतनी लंबी लैंग्वेज ना यूज़ करके बोल दें सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वही तो निःशुल्क, ये वही तो क्या है, तो वही तो निःशुल्क स्कूल के बुनियादी ढांचे सरकार ने बनाया है, किसी का तो नहीं लगा है, किसी के जेब से, यानी कि वो प्राइवेट नहीं है, वो होता है फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको क्या, किस रूप में यूज़ करने की बात की गई है, सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में यूज़ करेंगे हम, उसका उपयोग किस रूप में करेंगे, सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ। फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, निःशुल्क स्कूल के बुनियादी ढांचे कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे कौन हो सकते हैं, तो वो तो सरकारी स्कूल ही हो सकते हैं, जहाँ पे अब इन्होंने बात लंबी बता दी, अब उसको हम अपनी लैंग्वेज में तो समझ ही सकते हैं ना कि अच्छा ये इसकी बात बोल रहे हैं क्या। अब एग्जाम में आएगा सामाजिक चेतना क्या है, तो सामाजिक चेतना बस याद रखना, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यानी कि वो क्या बताया गया था हमें, अच्छा फ्री स्कूल था ना, फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, निःशुल्क स्कूल के बुनियादी ढांचे, तो बस रिलेट करना है। और एग्जामिनर आपसे ये थोड़ी ना पूछने आ रहे हैं कि आपने अच्छा ये बताओ आपने पढ़ा कैसे, ये नहीं पूछने कि आपने याद कैसे किया, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको तो बस याद होना चाहिए। आप चाहे अपनी कोई सी ट्रिक लगा दीजिए या फिर जो मैं बता रही हूँ उससे कुछ याद कर लीजिए, बस याद करने से अपने को मैटर मतलब है, ठीक है। तो ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ ये चाहता है कि यदि कोई इच्छुक है एबीओ का एग्ज़ाम देने के लिए और केवल ये सोच करके वो अपने कदम पीछे रखे कि इसके लिए कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर मैं कहाँ से पढूँ कहाँ से नहीं पढूँ, तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है यूट्यूब में इसको फ्री करने का, कि जिससे हर कोई पढ़ सके और हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।